हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट नहीं, आज का वन शॉट एफएफ जो सॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इस एफएफ को देखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना यार। तो चलिए हम देखते हैं। हमें सबसे पहले एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैठ के पढ़ रहा था कुछ बुक्स, और उसके आसपास बस बुक्स ही रखी हुई थी। यहाँ तक वहाँ पे जो शेल्फ बने हुए थे उन सब में से बस बुक्स ही भरे थे, और वो इंसान चश्मा लगा के अपने बेड पे आराम से बैठ के बुक्स पढ़ रहा था। और तभी उसके डोर पे नॉक होती है, और नॉक वो लड़का सुनता है। तब वो कहता है कौन आ गया, और ये कह के वो तुरंत कहता है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। तभी वहाँ से कोई अंदर आता है और कहता है तुम हमेशा दिन भर बस रूम में ही बैठे रहते हो, बस बुक्स पढ़ते रहते हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पड़े हुए हो, समझे। तब वो लड़का कहता है गग्गा आप ऐसे बात मत करो, मुझे पढ़ने दो, और देखो अभी मेरा फेवरेट बुक देखो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पढ़ने दो। तब वो इंसान वो बुक हाथ में से लेके देखता है और कहता है तुम ये बुक कितनी बार पढ़ चुके हो, मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर में इस बुक में क्या है। तब वो इंसान कहता है कि गग्गा आप नहीं समझोगे, मुझे ये बुक बहुत पसंद है, बहुत पसंद। आपको पता है इसकी इमेजिनेशन वर्ल्ड, जैसे लगता है कि मैं उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच चुका हूं और वो मेरी लाइफ है, मुझे इतना पसंद है। काश, मैं तो सोचता हूँ काश मेरे साथ भी ऐसा होता, कहीं मुझे कोई मैजिक स्कूल मिलता और मैं वहाँ पर जाता और वहाँ पर मैं पढ़ाई करता, काश ऐसा होता। तब जो आए थे रूम में वो कहते हैं बस ज़्यादा ना मत देखो सपने देखना अच्छी बात नहीं है, और तुम्हारी इमेजिनेशन वर्ल्ड, तुम हमेशा अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही रहते हो जो मुझे पसंद नहीं है। तब वो लड़का कहता है अरे गग्गा आपको पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ, पर मुझे बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ। और इस वजह से वो बैठ जाता है और फिर वो देखने लगता है उस बुक और कहता है हाँ ये मेरा बुक, मुझे ये बहुत पसंद। और ये कहते हुए वो उस जो बुक थी उसे देख रहा था और उसे बस देख के स्माइल कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो बुक। और उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था हैरी पॉटर, और ये देख के जो सीजन थे वो कहते हाँ ये बस हैरी पॉटर, तुम तो सच में हैरी पॉटर के दीवाने हो। तब जो लड़का था उसका नाम लैन वांगजी है, वो कहता हाँ गग्गा मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है, इसकी मैजिक वर्ड वाओ, मुझे भी ऐसे जाना है, कोई मुझे भी ऐसे स्कूल में लेके जाता जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती मैजिक वाली, वाह मुझे मज़ा आ जाता। तब जो इंसान आए थे मतलब शिचानगा, वो उसका कान पकड़ता है और कहता है चुपचाप खड़े हो और जाके बात लो, और बात लेने के बाद नीचे आओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तब जो वांगजी था वो कहता पर गग्गा मैं नहीं जाऊँगा, गग्गा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बुक्स पढ़ने दो। तब शिशान कहते हैं इसी वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुमको 2 साल से पूछा नहीं है, तुम 2 साल से यहाँ पढ़े हुए, पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ले जाने का नाम एक बार भी नहीं लिया, पता नहीं वो तुम्हारे पास फ़ोन करता भी है कि नहीं। तब जो वांगजी था वो बैठ जाता और कहता है गग्गा आप उसके बारे में बात मत करिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और आपको पता है कि मैं वहाँ से कैसे आया था, मैं वहाँ से सारे रिश्ते ख़त्म करके आया था, तब वो मुझे क्यों लेने के लिए आएगा। तब शिशान कहते हैं पर अभी तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है, और ना तुमने अभी डिवोर्स किया ना उसने डिवोर्स किया है, तो अभी तुम लोगों के बीच में चांस है, तो ज़्यादा मत बोलो वांगजी। तब वांगजी कहता है ब्रदर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है, बस है तो बस एक नाम, वो भी जो हमारे नाम के साथ जुड़ गया है, एक दूसरे का नाम, बस और कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत अलग, और हमें कभी एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच भी नहीं है गग्गा। तब शिजान कहते हैं वांगजी मैंने कितनी बार तुमको समझाया है, तुम उसके लायक हो और वो भी तुम्हारे लायक हो, बस तुम्हारी ये गलती है कि तुमने अपने हस्बैंड के ऊपर टाइम नहीं दिया, तुम बस हमेशा बुक्स में ही घुसे रहते थे। तुम्हें ये सारी बुक्स इतनी क्यों पसंद है, तुम हमेशा मैजिकल वर्ल्ड की बुक्स पढ़ते रहते हो, जो तुम जिसकी वजह से किसी को टाइम नहीं दे पाते हो, और यही मेन कारण है तुम्हारी शादी का ऐसे होने की वजह से। तब वांगजी कहता है गग्गा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी ये एक बिजनेस मैरिज थी जो ख़त्म हो गई, और मुझे इस बारे में और कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने बस बिजनेस मैरिज की थी और कुछ नहीं। तब शिचान कहते हैं हाँ मैं समझ गया वांगजी समझ गया, पर तुम्हें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में, तुम्हें कुछ करना चाहिए जिससे तुम अपने अल्फ़ा के साथ फिर से रह सको। क्या तुम खुश हो यहाँ पे रह के, क्या तुम अपने अल्फ़ा को मिस नहीं करते हो, तुम उसके पास नहीं जाना चाहते हो। तब वांगजी देखता है अपने गग्गा को और कहता है गग्गा मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तब जो शिशान थे वो कहते हैं वांगजी मैंने सोचा था कि तुम्हें 2 साल में रिग्रेट हो रहा होगा कि तुम अपने अल्फ़ा को छोड़ के आए हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे ही डिवोर्स का जो सारा प्रोसीजर है वो मुझे ही फॉलो करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे डिवोर्स लेगा और तुम
खुद से आगे बढ़ के उससे डिवोर्स लोगे। तो वांग जी कहता है गग्गा आप जाइए नीचे, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। और वांग जी ये बात बीच में काट देता और वो तुरंत चला जाता है वॉशरूम में। और शिनचैन फिर नीचे चल जाते हैं और इधर जो वांग जी था वो वॉशरूम में बैठ के सोच रहा था कि हाँ वो अपने हस्बैंड के साथ पहले नहीं रहना चाहता था, पर जब वो यहाँ पे आया तब उसे अपने हस्बैंड की अहमियत पता चली और वो अपने हस्बैंड के साथ अब रहना चाहता था। पर वो अब कैसे रह सकता है अपने हस्बैंड के साथ, वो अपने हस्बैंड के पास नहीं जा सकता है। उसके हस्बैंड उसको अब पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और वैसे भी सबसे पहले वांग जी एक नाराज़ हो गया था क्योंकि उसकी बस एक बेवकूफ़ी की वजह से वो नाराज़ हो गया था और उसकी सारी की सारी गलती थी, यही वांग जी सोचा था। और अभी वांग जी 22 ईयर्स ओल्ड है और उसका हस्बैंड जो है वो 24 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तब वांग जी ये सब सोचा था, पर वो फिर अपनी आंसुओं को पूछता और कहता है वांग जी तू रो क्यों रहा है, इसमें तेरी गलती नहीं थी, तू अब सब चीज़ों से फ्री है और तुझे उस इंसान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जिसने तुझे 2 साल में नहीं पूछा। और वैसे भी तेरी यहाँ पे मौज है, तू देख हमेशा बुक्स पढ़ता रहता है। फिर जो वांग जी था ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से क्लियर करता और फिर उसका बात लेता है, तैयार होता और नीचे आता। और वांग जी एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना था और वाइट कलर का जीन्स और उसी के साथ वाइट कलर का शूज़ भी, और उसके साथ एक स्मार्ट वॉच लगाया था जो जो उसके हाथों में बहुत अच्छा लग रहा था। तब वांग जी नीचे आता और अपने गग्गा को देखता है। तब शिनचैन उसे देखता है और कहता है वांग जी तुम आ गए। तब वांग जी कहता है हाँ। और वांग जी के बाल थोड़े बड़े थे तो उसने एक छोटी सी पोनी भी बनाई थी जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और थोड़े बाल उसने खुले छोड़ दिए थे। तब वांग जी अपने गग्गा के साथ निकल जाता है बाहर जहाँ पे उसके गग्गा लेके जाने। और वांग जी कह रहा था मैं नहीं जाना चाहता पर आप मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो। तब शिनचैन कहता है तुम तैयार होकर आ गए और अब नाटक कर रहे हो, ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट जगह लेके जा रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है कहाँ लेके जा रहे हो गग्गा। तब शिनचैन कहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ रेस्टोरेंट लेके जा रहा हूँ, हमने कितने टाइम से बातें नहीं की, कितने टाइम से हमने कुछ खाया नहीं साथ में, तो इससे अच्छा तुम चलो मेरे साथ, हम लोग बाहर टाइम स्पेंड करके आते हैं। तब वांग जी कहता है गग्गा आप चाहते तो घर पे भी मेड से कह के कुछ बनवा लेते, आपको बाहर लाने की क्या ज़रूरत थी फालतू में। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं अरे वांग जी कभी कभी बाहर जाके खाना चाहिए और अच्छी बात है ना कि हम लोग आए हैं बाहर। तब वांग जी कहता है गग्गा आप एक ही बात पे मुझे लेक्चर दोगे, मुझे पता है, तो मैं नहीं आना चाहता था समझे। तब शिनचैन कहता है अच्छा ठीक है मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है खुश हो जाओ, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, तुम जो कहोगे वही मैं बोलूँगा, ठीक। तब वांग जी कहता है हाँ परफेक्ट है, ये आई थिंक बेटर रहेगा। और ये कह के वांग जी हंसता है और शिनचैन भी अपने भाई को देखते हैं और कहते हैं हाँ वांग जी मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैं तुम्हारा क्या करूँ। और ये कहते हुए वो लोग कुछ टाइम में एक होटल के बाहर पहुँचते हैं जो 7 स्टार था और उसके बाहर उसका उस होटल का नाम लिखा हुआ था ब्लू लाइट। तब जो वांग जी था वो वहाँ उतरता और कहता है हाँ हम पहुँच गए। तब जो वांग जी की बातें सुन के शिनचैन कहता है हाँ हम तो पहुँच गए और चलो हम अंदर चलते हैं। और वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है क्योंकि वहाँ पे बस अमीर अमीर घर के लोग आते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वही लोग बस वहाँ पे आते हैं और गरीब लोग वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से गरीब नहीं आते और ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती इस वजह से। और वांग जी और जो उसके गग्गा थे लान शिनचैन वो जाके एक जगह पर बैठ जाते हैं और एक जगह पर बैठ के वो लोग वेटर को बुलाते हैं और वेटर को ऑर्डर देने लगते हैं और ऑर्डर दे देते हैं। तभी शिनचैन के पास कॉल आ जाता है, ये देख के वांग जी कहता है गग्गा आपका फ़ोन। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं हाँ वांग जी देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है तुम बैठो, तुम्हें और जो खाना वो सब देख लो और मैं जाके ये कॉल अटेंड करके आता हूँ क्योंकि ये कॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस कॉल को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है गग्गा आप जाओ, मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लूँगा, आपका भाई बहुत अच्छा है। तब शिनचैन कहता है हाँ थैंक गॉड कि तुम अच्छे ही बने रहो, मुझे बस एक अच्छा इंसान ही चाहिए समझे। और ये कह के वहाँ से शिनचैन चले जाते हैं। और शिनचैन के जाने के बाद जो वांग जी था वो वहाँ पे बैठ के और मेन्यू पढ़ने लगता है कि वहाँ पे क्या क्या है। और क्योंकि वांग जी यहाँ पे बहुत दिन की बात आ रहा है, वो 2 साल से घर से बाहर निकला ही है, आज 2 साल बाद जब से वो अपने ससुराल से वापस आया है तब से वो पहली बार निकला है और इसलिए वहाँ पे वो देख रहा था कि क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या है इसमें। तो इस वजह से वो मेनू चेक कर रहा था पूरा और कह रहा था नाइस यहाँ पे तो बहुत चीज़ें हैं। और ये देखते हुए वो बस पढ़ रहा था और पीछे किसी का बर्थडे था जहाँ पे बर्थडे मनाया जाता, मतलब वांग जी के पीछे 2 टेबल छोड़ के उसके आगे एक टेबल थी, वहाँ पे बर्थडे मनाया जाता और वहाँ पे कुछ लोग बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे और उसी में वांग जी कोई जाना पहचाना वॉइस सुनता है जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहा था। ये सुनते ही वांग जी के हाथ से वो मेनू कार्ड गिर जाती है टेबल पर और
वांग जी की आँख में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है क्या वो यहाँ है, वो यहाँ है। और ये कहते हुए वांग जी धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जब पीछे मुड़ के देखता है तब वो देख के हैरान हो जाता है। हाँ सच में वो इंसान यही है जिसके बारे में वांग जी सोचा था, वो इंसान यहाँ पे है। ओ माय गॉड, वांग जी अब क्या करें। वांग जी उस इंसान को देख रहा था और देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो देखता है कि वो इंसान इस लड़की को कितने प्यार से अपने हाथ से केक खिला रहा है और फिर वो लड़की भी इस इंसान को केक खिला के हग कर रही है, उसके चेक्स पे किस कर रही है और ये इंसान उसे दूर नहीं कर रहा है। ये देख के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांग जी को समझ में नहीं आता ये इसके साथ क्या हो गया। ये सच में क्या उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा था, क्या सच में ये इस लड़की के साथ धोखा दे रहा था। और ये सब देख के उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, उसे समझ में आता वो क्या करे। उसकी तो जैसे लग रहा था कि एक पूरी लाइफ ही उसकी ख़त्म हो गई। हाँ उसके पास पहले उम्मीद था कि हो सकता उसका हस्बैंड उसी की तरह उसे मिस करता हो, बस वो दिखाता नहीं और उसका हस्बैंड भी किसी को दिखाता ना हो कि वो वांग जी को मिस करता है। पर यहाँ पे उसका हस्बैंड तो दूसरी लड़कियों के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और यहाँ पे मज़े से है। और ये देख के वांग जी तुरंत जो अपना हाथ था वो टेबल पर मारता है, जिसकी वजह से पानी जो था वो ग्लास में से थोड़ा नीचे गिरता है और जब आवाज़ होती है तो कुछ लोग वांग जी की तरफ देखते हैं जो वहाँ के वेटर्स थे वो, पर जहाँ पे ये बर्थडे पार्टी चल रही थी वहाँ के लोग नहीं देखते क्योंकि वो लोग अपने आप में ही बिजी थे। और फिर वांग जी सबको देखता है और वो थोड़ा एम्बैरस होता है और वहाँ पे जो पानी रखा होता है उसको पीता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है और बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। और वो बाहर निकलने के बाद वो अब रास्ते पे सीधा सीधा चलता जा रहा था, उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। उसकी तो जो होप थी वो भी ख़त्म हो गई, उसका हस्बैंड तो उसे याद भी नहीं करता है, वो ये अब क्या करेगा उसको तो समझ में नहीं आता। और वो बैठ के वहीं पे फुटपाथ पे रोने लगा था और वो सोचा था क्यों उसकी लाइफ ही ऐसी हो गई। वो ये सब नहीं चाहता था अपनी लाइफ में, वो तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से खुशी खुशी अपनी लाइफ में रहना चाहता था, पर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है उसे तो कुछ भी पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, पता नहीं उसकी लाइफ और कैसा मोड़ लेगी। यही सब सोचते हुए वांग जी चुपचाप बैठ के रो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है वांग जी की तरफ से कि वांग जी क्या सोचता है। जब उसकी शादी हुई थी वो एक दिन अपने घर आया, वो बाहर रहता था, मतलब लैन वांग जी बाहर रहता था। और जब अपने घर आया क्योंकि तब उसके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और ये सुन के वांग जी अपने घर आया था। और तब वो अपने घर पे आने के बाद वो सीधा गया था अपने अंकल के पास। जब हाँ उनकी तबीयत बहुत हालत ख़राब थी, वो बस कुछ दिन के मेहमान थे। और वहाँ पे जाने के बाद वांग जी उनके पास बैठ गया था और उन्हें देखते हुए कहा था अंकल आप ठीक हो जाओगे, हम आपको हर हालत में ठीक कर लेंगे। तब अंकल ने वांग जी का हाथ पकड़ के कहा था वांग जी मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी लास्ट विश समझ के पूरी कर देना प्लीज़ वांग जी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो वांग जी ने कहा था अंकल आप शांत हो जाइए, आप बच जाओगे, आपको हम हर हालत में आपको हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा के हम ठीक कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। पर अंकल ने मना कर दिया था और कहा था कि उन्हें दिखाने का मतलब है टाइम वेस्ट करना और उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो अब वांग जी को बस उनका एक विश पूरा करना है जो अंकल चाहते हैं। और वांग जी तुरंत मान भी गया था, उसने कहा था अंकल आप जो बोलेंगे वो सब मैं करूँगा, बस आप ठीक हो जाओ अंकल, ठीक हो जाओ। तब जो कुनैन थे वो एक छोटी सी स्माइल देते और कहते वांग जी मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊँगा, पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वो काम करो, मैं चाहता हूँ तुम वो करो। तब जो वांग जी था उसने कहा था ठीक है अंकल मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब अंकल ने कहा था तुम थोड़ी देर वेट करो। तब जो वांग जी था वो कुछ टाइम वहाँ पे बैठ के वेट करता और तभी वहाँ पे 3 लोग आते हैं और ये देखने के बाद वांग जी उन लोग को देखने लगता, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में ये 3 लोग क्यों आए हैं। और वहाँ पर जो लोग आए थे उनके हाथों में, उनके लड़के के हाथों में अंकल ने वांग जी से प्रॉमिस कराया था कि वांग जी उसी लड़के की शादी करेगा जिससे अंकल चाहते हैं। और वांग जी अपने अंकल की इतनी बुरी हालत देख के वो मान गया था, उसने कहा था ठीक है अंकल जो चाहते हैं वो वही करेगा और वो तैयार है उस इंसान से शादी करने के लिए। और उसी दिन उसे पता चला कि इसका नाम विभूषियान है और इसी से अंकल उसकी शादी कराना चाहते हैं। फिर वांग जी मान गया था अपने अंकल के लिए और उसी के 3 दिन बाद उनकी शादी थी। उससे पहले वांग जी को विंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बस उसको उसका नाम पता चला था और उसने देखा था। तो हाँ सच में वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, बहुत ज़्यादा, और दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, जो देख के वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी कि हाँ सच में उसके अंकल ने बहुत अच्छा अल्फ़ा चूज़ किया है उसके लिए, जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। और ये देख के वांग जी उस दिन खुश था कि हाँ उसे एक अल्फ़ा मिल रहा है। पर
वो नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। हाँ, उसका अल्फ़ा उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं पता था उसको कि वांग जी की ही गलतियों की वजह से उसका अल्फ़ा उससे दूर हो जाएगा। और वांग जी तैयार हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। और शीशान उससे पूछते हैं, मेरे भाई क्या तुम खुश हो कि अंकल के दबाव में आके तुम ये सब कर रहे हो? तब वांग जी ने कहा भी था कि नहीं ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। और ये कह के वो विंग के बारे में कुछ चीज़ें पूछा था शीशान से। तब शीशान ने बताया था कि विंग अपने डैड का जो जो कंपनी है उसको चलाता है, उसका सीईओ है। और इसका एक भाई है जियान जो विंग की मदद करता है। और विंग अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। ये सुन के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो समझ गया था कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिजनेस करने में, इसी वजह से उसके ब्रदर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं तो उसके ब्रदर जल्दी किसी की तारीफ़ वारीफ नहीं करते हैं। ये सुन के वांग जी खुश था कि हाँ, उसका एक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। शीशान जैसा बता रहा है उस हिसाब से वांग जी सोच के बोल रहा था अपने मन में। और जब वांग जी को ले जाया गया था शादी के लिए और वहाँ जाने के बाद वांग जी देखा था अपने अल्फ़ा को, ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अबेल के अंदर स्माइल कर रहा था क्योंकि उसका अल्फ़ा खड़ा होकर बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डैशिंग था। और वांग जी उसे देख के बस देखता रह गया था। और उसके अल्फ़ा ने प्रॉपर जो वेडिंग सूट है वो पहनी थी और उसके साथ एक ग्लासेस लगाए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और फिर वांग जी वहाँ पे धीरे धीरे चलता हुआ गया था और वांग जी और विंग की शादी हो गई थी। और शादी के बाद वांग जी अपने घर से जाते हुए बहुत ज़्यादा रोया था, अपने अंकल को पकड़ के, अपने ब्रदर को पकड़ के। पर अब वो यहाँ कहाँ रुक सकता है, उसे तो जाना पड़ेगा ही नहीं अपने ससुराल। और फिर वांग जी चला गया था और उसके साथ उसके सारे जो बुक्स थे और सब कुछ उसके साथ गया था, जो वांग जी ने पैक किया था। और वहाँ जाने के बाद वांग जी का बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था। और जब वांग जी का वेलकम हुआ तब उसे पता चला कि यहाँ पे 3 अल्फ़ा है और 1 ओमेगा। मैडम यू बस ओमेगा थी, नहीं तो जियान, फैमियान और विंग 3 लोग अल्फ़ा हैं। ये देख के वांग जी कुछ नहीं बोला था और मैडम यू बस कह रही थी कि मैं तो इसमें पहले ओमेगा अकेली थी, पर अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम अब मेरे साथ रहोगे तो मुझे कंपनी मिलेगी, नहीं तो मैं बेचारी बूढ़ी औरत ऐसे ही रह जाती अकेले ही तन्हा ही। और ये कह के वो स्माइल करती है और वांग जी भी अपने फेस के अंदर एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर उसे वहाँ विंग के रूम में लेके जाया जाता। और जब विंग के रूम में वो जाता है तब विंग बैठा हुआ था और उसके हाथ में कुछ फाइल्स थे और उन्हें वो पढ़ रहा था। और वांग जी को ले जाके वहाँ पे मैडम यू बैठा देती हैं और विंग से कहती हैं, विंग अब काम करना बंद करो, तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है और अपने हस्बैंड के ऊपर फोकस करो, समझे। और ये कह के वो चली गई थी। और फिर मैडम यू के जाने के बाद विंग उठता है, तब वांग जी का दिल था वो एकदम धक धक कर रहा था कि उसका अल्फ़ा उसके सामने खड़ा है, वो क्या करे, वो कुछ बोले कि ना बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर जो विंग था वो उठता है और सीधा वो जाता है जो वहाँ पे गेट था उसके पास। और वहाँ जाने के बाद वो उस गेट को लॉक करता है और लॉक करने के बाद वांग जी के सामने आता है और वांग जी के सामने आके कहता है, तुम्हें ये वेल रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद उतार दो ये वेल। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं मैं नहीं उतार सकता, इसे तो आपको ही उतारना पड़ेगा, ये रिवाज है। और ये कह के वांग जी शर्म की वजह से अपना सर नीचे कर लिया था। तब विंग ने कहा था अच्छा ठीक है। और ये कह के वो एक ही बार में वेल को हटा दिया था। और जैसे उसने वेल हटाया वैसे विंग ने वांग जी को देखा और वांग जी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, उसको बहुत अच्छे से सब लोगों ने मेकअप किया था उसको, वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। विंग ने इतना ध्यान से वांग जी को उस दिन देखा ही नहीं था। जिस वांग जी के ग्रैंड जो मतलब जो अंकल हैं उनकी जो तबीयत ख़राब थी उस समय तो देखा ही नहीं था विंग ने, पर आज देख रहा है वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। पर वो ये सारे ख्याल अपने मन से निकालता है और वांग जी के सामने एक अग्रीमेंट रखता है। ये देख के वांग जी कहता है, ये क्या है अल्फ़ा। तब जो वांग जी की बातें सुन के विंग कहता है, देखो तुम मुझे अल्फ़ा मत बोलो और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेना। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है। और ये कहने के बाद वो देखने लगा था उस तरफ, मतलब जो रखा हुआ था टेबल पर जो फाइल उसको देखने लगा था। तब जो विंग था वो कहता है, ये हमारे बीच में अग्रीमेंट है हमारी मैरिज का। तब वांग जी कहता है क्या मतलब। तब जो विंग था वो कहता है, देखो ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है और मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी, मेरे डैड ने मेरे मॉम ने मुझे फोर्स किया था ये शादी करने के लिए, इस वजह से मैंने तुमसे शादी करी। और ये सुन के वांग जी अपने हाथों को एकदम मुट्ठी को टाइट बंद कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप विंग की बातें सारी सुन रहा था। और तब विंग बोलता है कि
मैं ये शादी नहीं करना चाहता था और इसीलिए ये एग्रीमेंट है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम दोनों पति पत्नी तो रहेंगे सबके सामने कागज़ में, बस इस रूम में आने के बाद हम अजनबी हो जाएंगे और हम कभी भी किसी मैटर में दखल नहीं देंगे। तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे मैं कहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। हम दोनों अपनी अपनी लाइफ बस सेपरेट जिएंगे, लेकिन बाहर दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा ही खुश कपल दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा अपनी वेडिंग लाइफ में खुश हैं। और ये सब कह के वो एग्रीमेंट रखता है वांग जी के सामने और कहता है देखो इसमें कोई मनी का या फिर कोई झंझट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम भी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हो, बट जो तुम्हारी पॉकेट मनी है वो मैं देता रहूँगा, जैसे तुम अपने हिसाब से शॉपिंग कर सको और जो भी करना है वो कर सको। और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी इंसान से शादी करना चाहता था, बट मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए और मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और ये कहे विंग कहता है देखो मैंने साइन कर दिया है, अब तुम भी इस पर साइन कर दो। और वांग जी देखता है कि उसमें हाँ सच में विंग की साइन है। और ये देख के वांग जी की आंखों में आंसू थी और उसके आंसू एक बह जाता है उसकी चीक्स पर, और वांग जी जल्दी से उन आंसुओं को साफ करता है और वो तुरंत उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। और वैसे भी ये इंसान जब उससे प्यार ही नहीं करता तब वांग जी कुछ भी करके क्या कर लेगा, इसीलिए उसने साइन कर दिया था सीधा सीधा। और फिर उसने अपने मन में सोचा था वो एक बार कोशिश करेगा कि विंग उससे प्यार करे, पर तभी उसके दिमाग में आता है पर विंग तो किसी और से प्यार करता है ना। लेकिन वांग जी ने सोचा था एक बार ट्राई करने से क्या जाता है, एक बार वो कोशिश करेगा और अगर नहीं हुआ उसका काम तो वो यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। वांग जी ने सोच लिया था। और वैसे भी ये तब तक के लिए है जब तक जो विंग है उसका लवर न मिल जाए, तो इसलिए वांग जी मान भी गया था। और वैसे भी उसके अंकल की विश थी, तो वांग जी कैसे अपने अंकल की विश ऐसे अधूरा छोड़ सकता है, इस वजह से उसने और ये मान लिया था पूरा जो डील था उन लोगों के बीच में वो सब। और फिर जो वांग जी था वो इन सब पे साइन करके और उसे फाइल दे देता है। तब विंग कहता है गुड, और ये कहने के बाद वो सीधा अपने कपड़े लेके वॉशरूम में जाने लगता है और कहता है मैं चेंज करके आऊँगा, फिर तुम भी जाकर चेंज कर लेना, और तुम्हारा बैग पहले ही आ चुका है रूम में। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। तब वांग जी देखता है अपनी बैग की तरफ और फिर वो जाता है अपने बैग के पास और उसमें से अपने क्लॉथ निकालता है। और क्लॉथ निकालने के बाद वो वेट करने लगता है विंग, और तभी कुछ टाइम में विंग चेंज करके आ जाता है बाहर। और जब वांग जी देखता है कि विंग चेंज करके आ गया है, ये देखने के बाद फिर वांग जी जाता है अंदर अपने क्लॉथ को चेंज करने के लिए, और वो भी अपने क्लॉथ को चेंज करता है अंदर। और करने के बाद वो आता है तो देखता है विंग एक साइड में सो रहा है और बीच में पिलो लगा हुआ है। ये देखने के बाद वांग जी जाता है और दूसरी तरफ सो जाता है, लेट जाता है और फिर सोचने लगता है कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। पर वांग जी कहता है कोई बात नहीं वांग जी, कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है और तू इन सब से ज़रूर निपट ही लेगा। और ये कह के वांग जी अपने आप को शेयर करता है कि वांग जी तेरे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, तू सब कुछ कर ले जाएगा। और वांग जी यही सब सोचते हुए वो सो गया था। और हमें अब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे जब विंग और वांग जी उठ के आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो सब लोग देख रहे थे विंग और वांग जी को, और जियानसन हंस रहा था और कह रहा था क्या बात है भाई, तू तो जल्दी उठ गया, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी कि तू उठ जाएगा। तब जो विंग था वो कहता है देखो मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस वजह से मेरा दिमाग मत ख़राब करो और मुझे मीटिंग में जल्दी जाना है। और ये कह के वहाँ से जो विंग था वो जल्दी से खा पी के चला गया था। और इधर जो वांग जी था वो घर पे था, वो सब कुछ देख रहा था कि विंग चला गया है। और ये देखने में वो फिर जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद वो तैयार होता है। और तैयार होने के बाद वहाँ से निकलने वाला था, तभी मैडम पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं बस जा रहा हूँ बाहर, मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आया हूँ ना चाइना में, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। और जैसे मैं आया वैसे मेरी शादी हो गई, तो मुझे घूमने का मौका नहीं मिला। तब जो मैडम ही थी वो कहती हाँ तुम ये सही कह रहे हो, तुम जैसे आए वैसे तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए। ये कह के मैडम ये स्माइल करती है और उसे जाने के लिए कहती है। तब जो वांग जी था वो चला जाता है बाहर घूमने के लिए, और इधर जो वांग जी था वो आता है और हर जगह वो घूमने लगता है। मतलब बचपन में वो जहाँ जहाँ घूमता था वहाँ वो घूमने लगता है और अकेले ही सब कुछ एंजॉय कर रहा था, सब कुछ मज़े ले रहा था अकेले ही। और उसकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि विंग ने उसके साथ क्या किया। उसने सोचा था कि चलो वो यहाँ आया है, उसके अंकल ने किसी को चूज किया तो वो वांग जी के लिए अच्छा ही होगा, पर वांग जी ने सोचा नहीं था कि विंग उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। और अब वहाँ पे वो कुछ टाइम तक एंजॉय करता है, फिर सीधा चला जाता है लैन जो कंपनी थी वहाँ पे, और वहाँ पे जाके शिजान से मिलता है। और शिजान देखते हैं कि उसका भाई दुखी है, तब उससे पूछते क्या हुआ है। पर जो वांग जी था वो कुछ नहीं बताता और कहता है ब्रदर मुझे यहाँ पे नौकरी करनी है, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ। तब शिजान कहते हैं पर वांग जी तुम्हें
करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो आराम से रह सकते हो, क्या विंग तुम्हें पैसे नहीं देगा। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं गग्गा, उसने मुझे कार्ड दिया है बट मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं घर में ऐसे बैठा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बोर हो जाऊँगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ठीक है, और उसे ले जाके उसका केबिन दिखाते हैं। तब जो विंग था वांगजी था वो कहता है गग्गा ये मेरा केबिन। तब शिचान कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए बनवाया गया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद आके मुझसे कहोगे कि तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें कंपनी को संभालना है, नहीं तो मैं तुमको ये पहले ही दिखा देता, और हमने तुम्हारे लिए बनाई थी, जब तुम प्रिपेयर हो जाओगे तब तुम्हारे लिए। तो मुझे लगता है अगर तुम खुद से आए हो तो तुम प्रिपेयर ही हो, तो इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और ये कह के उसे कुछ फाइल्स भी दे देते हैं काम करने के लिए। और फिर जो वांगजी था वो वहाँ पे बैठ के अपना काम करना स्टार्ट कर देता, और वांगजी खुश था कि वहाँ पे वो काम कर रहा है बैठ के। और काम करने के बाद वो शाम को 6 बजे निकल जाता है, क्योंकि अभी उसको समझने में टाइम लग रहा था ना कि ऑफ़िस में कैसे काम होता है, उसे ऑफ़िस का तो पता है नहीं कैसे यहाँ पे लोग काम करते हैं, इस वजह से उसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और फिर वो चला जाता है घर पे, और जब घर पहुँचता है तब मैडम यूँ बैठी हुई थी अकेले ही। तब वो वांगजी को देखती है और वांगजी पास जाती है और कहती है कि वांगजी बेटा तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी, तुम घूमने गए थे पर तुम कहाँ रह गए थे। तब वांगजी बताता है वो एक्चुअली मैं घूमने गया था, पर फिर मैं अपने गग्गा के कंपनी चला गया था और मैं कल से कंपनी में काम करने वाला हूँ। तब मैडम यूँ कहती है वांगजी तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम खर्चे करने की जरूरत टेंशन मत लो। तब वांगजी ने कहा था नहीं आंटी मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं काम करना चाहता हूँ, मैं घर में ऐसे बैठ के बोर नहीं होना चाहता हूँ। तब मैडम यू ने कहा था ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, और आज के बाद तुम मुझे आंटी मत कहना, तुम मुझे मॉम कहना। और ये कह के मैडम स्माइल करती है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ज़रूर, मैं आपसे आपको मॉम ही कहूँगा। और ये कह के वांगजी चला गया था अपने रूम में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था और वो अभी फ्रेश होना चाहता है, एक बात लेना चाहता है। और फिर उसके बाद वो जाता है अपने रूम में और वो तुरंत चला जाता है अपने कपड़ों को लेके वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो बात लेता है अच्छे से कुछ टाइम तक, और बात लेने के बाद बाहर आता है तैयार होकर। तो वो देखता है विंग आ चुका है और विंग बैठ के कुछ फाइल्स देख रहा है, पर वांगजी उसे इग्नोर करता है और वो जाता है कबर्ड के पास और उसमें में से कपड़े निकाल के विंग के रख देता है और कहता है ये आपका कपड़ा है। तब जो विंग था वो देखता है और वो तुरंत जो फॉइल थे उसको रखता है और फिर अपने कपड़ों को लेके वो अंदर चला जाता है। और वांगजी ये देख के हल्के सी एक छोटी सी स्माइल करता है कि चलो उन्होंने इस चीज़ के लिए तो मना नहीं किया वांगजी को, नहीं तो वांगजी को तो लगा था कि इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया जाएगा कि तुम्हें मेरी कोई सामान छूने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं कहा विंग ने। और वांगजी फिर नीचे आता और नीचे आने के बाद जो शिचान थे और ध्यानचंद थे उनसे वांगजी बातें करने लगता है, और मैडम ये उन लोगों को भी बता देती है कि कल से विंग जाने वाला है ऑफिस। और ये सुन के जो फेमियान थे वो मना करते हैं, पर जो वांगजी था वो नहीं मानता। और जब विंग आता तब सब लोग शांत हो गए थे और सब लोग जाके अपना ब्रेकफास्ट जो डिनर था उसको करते हैं, क्योंकि रात हो ही चुकी थी। और डिनर करने के बाद फिर सब लोग रूम में आते हैं अपने अपने, और इधर जो विंग था वो वांगजी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। वो आता है अपना कुछ टाइम तक काम करता है, फिर उसके बाद आके वांगजी के बगल में विंग सो जाता। और विंग के मतलब जो बेड थी वहाँ पे वांगजी पहले ही सो चुका था, क्योंकि वो दिन भर थका हुआ था, तो इस वजह से वो विंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, वो सोया रहता है। और अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग उठता है और वांगजी भी उठते, दोनों तैयार होके नीचे आते हैं। और आज वांगजी भी तैयार होके आए थे एकदम सूट बूट में, और सब लोग आगे अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और तभी एक ड्राइवर आता है और वो आकर के लैन वांगजी को बुलाने लगता है, मास्टर आप कहाँ हैं। और जब लैन वांगजी उसकी आवाज़ सुनता है तब वो तुरंत जाता है गेट के पास, क्योंकि वो जानता था इस ड्राइवर को, और उसके पीछे पीछे जो विंग था वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था, इसलिए वो भी जा रहा था। ध्यानचंद था वो भी जा रहा था, और जो फेमियान थे वो भी जा रहे थे। और जब वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं तब देखते हैं कि एक ड्राइवर खड़ा है। तब वांगजी उन्हें देख के कहता है अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब जो ड्राइवर था वो कहता है कि सर आपकी कार आ चुकी है, और शिचान सर ने कहा था कि मैं ये कार और इसकी चाबी आपको दे दूँ, आपको रोज़ ऑफिस आने जाने के लिए, और आपकी ये कार फेवरेट है ना। तब जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और कहता है थैंक यू अंकल, थैंक यू मेरी कार लाने के लिए, मैंने पता है इस कार को बहुत मिस किया, आई मिस यू कार, माई कार। और ये कह के वो उस कार के पास जाता है दौड़ते हुए गेट से बाहर, और उस पर किस करने लगता है। और वो कार रेसिंग कार थी और एकदम रेड कलर की थी। और ये देख के जो विंग थे और जो उसके फादर थे, ब्रदर थे, मॉम थे, सब लोग बाहर आते हैं और वांगजी को देखते हैं एक छोटे बच्चे की तरह उस कार को खुश होता हुआ देख के। और ये देख के वो लोग हैरान थे कि विंग सोचता है ये वांगजी इस कार के लिए खुश है, और आखिर में ये जाने वाला कहाँ है। तब जो वांगजी था वो जल्दी से अंदर आता और अपने बैग को लेता और वो सीधा बाहर जाने लगता है, और सबको कहता है बाय मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है 1 मिनट रुको। तब जो विंग की बातें सुन के वांगजी रुक जाता और वो विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, और ये कार
मैं तुम कहाँ जा रही हो, ये कार किसकी है? तब जो वांगजी था वो कहता है ये कार मेरी है और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तब विंग कहता है ऑफिस पर? किसके ऑफिस, कौन से ऑफिस? तब जो वांगजी था वो कहता है मैं अपने ब्रदर के ऑफिस जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे काम करने वाला हूँ। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, और ये कह के वो वहाँ से अपने कार में बैठ के निकल जाता है। तब मैडम ये कहती है ये लड़का कभी भी सही से किसी से बात नहीं करता है, देखो अपने हस्बैंड से भी ऐसे बात करके आया जैसे लग रहा है कोई एहसान किया है। तब जो फैमियान थे वो कहते हैं यू टेंशन मत लो, ये धीरे धीरे सुधर जाएगा और वैसे भी वांगजी इसको बदल ही देगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वहाँ से जो फैमियान थे, शिशान थे, वो भी लोग चले गए थे। और इधर वांगजी पहले ही चला आया था और वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर वो जाके काम करता है और काम करने के साथ वो बहुत सारी मस्ती भी करता है अपने ब्रदर के साथ। अपने ब्रदर को वो ऑफिस में परेशान कर रहा था बार बार। और शिचान कहता है वांगजी अगर तुम्हें काम करना हो तो करो, यहाँ पे अगर मुझे परेशान करने के लिए आए हो तो निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ पे रखने वाला नहीं हूँ। तब वांगजी ने कहा था नहीं ब्रदर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा ब्रदर, आप मुझे अपने साथ ही रखो, मैं नहीं जाना चाहता, कहीं कहीं नहीं जाऊँगा मैं। और ये कह के वो बैठ गया था। और ये देख के शिचान स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ समझ गया, तुम नहीं जाना चाहते हो ठीक है, और मैं तुम्हें काम दिया है ना उसको करो पहले, और ऐसे मस्ती मत करो। तब वांगजी ने कहा हाँ ठीक है मैं करता हूँ। और ये कह के वांगजी ने अपना काम कर लिया था दोपहर तक ही। फिर उसके बाद दोपहर में वो जाता है कैंटीन में और कैंटीन में कुछ खाता है और खाने के बाद वो सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाता है। और फिर वहाँ से वो जाता है एक बुक स्टोर पे और वहाँ पे कुछ बुक्स लेता है और कहता है फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, मैंने तुम्हें फाइनली ले ही लिया और मेरे पास अब आज टाइम ही टाइम रहेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। और ये कह के वो जाता है ऑफिस में और ऑफिस में बैठ के वो बुक्स पढ़ने लगता है। और आज रात के 8 बज जाते हैं और 8 बजे तक वांगजी ऑफिस में था, उसे पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। और जब उसके गग्गा आते हैं देखते हैं वांगजी अभी तक है ऑफिस में, तब वो वांगजी के पास आता है और कहते हैं वांगजी तुम क्या कर रहे हो? तब वांगजी डर जाता है और कहता है गग्गा आप, और उसके हाथ से बुक गिर जाता है। तब जो शिचान थे वो देखते हैं और कहते हैं वांगजी ये क्या है? तब वांगजी जल्दी से उठाता है उस बुक को और उसको बंद करता है और कहता है गग्गा कुछ नहीं। तब शिचान कहते हैं वांगजी मुझे दिखाओ ये तुमने क्या लिया है? तब वांगजी कहता है अरे कक्का ये तो वो, तब शिचान कहता है वांगजी मुझे दिखाओ। तब वांगजी दिखाता है कि वो बुक है। और ये देख के शिचान कहते हैं वांगजी तुम कब सुधरोगे, तुम ये बुक्स क्यों पढ़ते रहते हो? तब वांगजी कहता है गग्गा मैं क्या करूँ, मुझे ये बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, आई लव दिस बुक्स। और ये कहकर वो उन बुक्स को लेकर भाग जाता है अपने घर की ओर, मतलब कार में, और कार से घर। और जब घर पे पहुंचता है तब पूरी फैमिली बैठ के वेट कर रही थी। और जब वहाँ पे वांगजी जाता है तब वो देखता है सब लोग खाना खा चुके थे। तब मैडम ये कहती है वांगजी बेटा आज तुमको लेट हो गया, तुम इतना काम क्यों कर रहे थे, और तुम्हारा खाना रखा हुआ है तुम गर्म करके खा लेना। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, और वो फिर चला जाता है अपने रूम में। और वहाँ पर विंग बैठा हुआ था और विंग उसे देखते ही कहता है तुम इतने टाइम तक कहाँ थे, तुम्हें पता है मॉम कितना ज़्यादा तुम्हारी टेंशन कर रही थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी? तब वांगजी उसे देखता और कहता है आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जानता हूँ मैं कहाँ गया था क्या कर रहा था, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और ये कह के वांगजी बैठ गया था और अपना जो भी था वो करने लगा था। तब जो विंग था वो कहता है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तब जो वांगजी था वो उसे कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट भूल चुके हैं लगता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है क्या कि हमारे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ये कह के वांगजी उसे देखता है और ये सुनते ही विंग चुप हो जाता है। हाँ उसे पता है कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता और कहता है जो मन करे वो तुम्हारा वो करो, मैं इन सब चीज़ों में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है थैंक यू, और ये कह के वो चला जाता है वॉशरूम में और तुरंत फ्रेश होके आता है और नीचे जाता है, अपना डिनर करता है और रूम में आता है और फिर जो बुक्स थी उन्हें पढ़ने लगता है। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब वांगजी और विंग एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं करते। हाँ विंग से बात करने के लिए वांगजी ने बीच में स्टार्टिंग की थी, कोशिश की थी, पर विंग उसे चुप करा देता था कि तुम मुझसे फालतू बकवास मत करो, मैंने कहा है ना अपने आप से मतलब रखना है, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी है, तो मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? ये कह के विंग खुद ही वांगजी को चुप करा देता है। फिर एक टाइम के बाद वांगजी का मन हट गया था विंग के ऊपर से कि वो जाए बातें करे, कुछ कहने की कोशिश करे, तो इसलिए अब वांगजी प्रॉपर विंग को इग्नोर करता था और बस वांगजी की लाइफ में था तो उसका ऑफिस, वो जाता था ऑफिस में काम करता था, घर पे आता था, कुछ देर मैडम यू और फमियान से जियानसन से बातें करता था और फिर अपने रूम में बुक्स पढ़ता था। पर धीरे धीरे उनकी शादी बीत रही थी और ऐसे ही 1 साल हो गए थे और इनकी शादी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। और इधर जो अब वांगजी था वो अब अपनी बुक्स को पढ़ता रहता था घर में, वो ज़्यादा टाइम अब अपने रूम में रहता था, यहाँ तक कि वो अब मैडम यू और फमियान जियानसन इन लोगों के बीच से बातें नहीं करता था। इस वजह से घर में थोड़े
तनाव रहने लगे थे। मैडम न्यू उससे कहती थी, आखिर में तुम्हें क्या हुआ, तुम हमसे बातें क्यों नहीं करते हो। पर जो वांगजी था वो उन लोगों से सही से बातें नहीं करता था। वो बहुत रूडली उन्हें जवाब दे के ऊपर चला जाता था अपने रूम में, और वो उन लोगों से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था और कहता था, मुझे इन सब बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे आप लोग से कोई मतलब नहीं, ये सब कह के। और जब विंग घर पे आता था और विंग को पता चलता था कि इस वजह से मॉम रोई है, तब वो जाके वांगजी से लड़ता था और वांगजी भी उससे लड़ाई करता था। पहले तो वांगजी कुछ नहीं बोलता था, पर बाद में वो भी लड़ाई स्टार्ट कर दिया था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और ऐसे ही उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, पर अभी तक उन दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया था। और ना ये बात लैन फैमिली में गई थी कि वांगजी और विंग के बीच में क्या चल रहा है। और इस बीच में अंकल की भी डेथ हो चुकी थी क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो अब लैन फैमिली में बस लैन शिजान बचे हुए थे, जो वांगजी के इकलौते रिश्तेदार और खुद के ब्रदर थे, और कोई नहीं था अब वांगजी की फैमिली में। और हमें इधर दिखाया जाता है ऐसे ही 2 साल हो चुके थे, और एक दिन जो वांगजी था उसके कुछ फ्रेंड्स आए लंदन से उसके पास घूमने के लिए और उसको बार में बुलाया। पर वांगजी मना कर रहा था कि नहीं, वो बार नहीं जाएगा। पर जो उसके फ्रेंड्स थे उन लोगों ने उसे बुलाया था और बुला के उससे कहा था कि चलो हम एंजॉय करते हैं, और ये कह के उसे बार लेके गए थे। और जब वांगजी बार में गया था तब उसने देखा था वहाँ पे विंग को एक लड़की के साथ किस करते हुए। और ये देखने के बाद वांगजी टूट गया था। वो तो तुरंत जाना चाहता था अंदर, पर पता नहीं क्या हुआ, उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाए और वो वहाँ से चला गया था अपने घर बिना किसी को पता। हाँ, वो पिंक से बस दूर रहता था, उससे बातें नहीं करता था, उसे इग्नोर करता था। बट वो जब विंग को पहली बार देखा था तो उसे प्यार हो गया था ना पिंक से। इस वजह से वांगजी को ये बहुत बेकार लग रहा था कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है। विंग ने वांगजी का ट्रस्ट तोड़ दिया। विंग ने वांगजी के लिए वांगजी से दूर होकर वो एक लड़की को जाके किस कर रहा था। वांगजी को तो समझ में आता क्या विंग का वही प्यार थी, वो उसी लड़की से विंग प्यार करता था। वांगजी को समझ में था। और उस दिन वो जियान फैमिली में बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हुई थी। एकदम मतलब महायुद्ध हो गया था जब विंग घर पे आया था, क्योंकि विंग ड्रंक होके आया था। और फिर इस बारे में जो मैडम यू थी, फेमियान थे, जियान सिंह थे, उन सबको पता चला था। और फिर जो मैडम यू थी वो वैसे ही अब वांगजी के जो बिहेवियर था उससे खुश नहीं थी, इसलिए वो बीच में कुछ नहीं बोलती। पर जो फेमियान थे वो रोकने के लिए गए थे, पर वो उनके बचाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो दोनों लड़ाइयाँ नहीं बंद किए थे और वो लोग बस लड़ रहे थे एकदम बहुत ज़्यादा ही। ये देख के फेमियान भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। और तब वांगजी को विंग ने हाथ पकड़ा था और उसको कहा था कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। तब वांगजी ने कहा था कि हाँ ठीक है, हम अलग ही हो जाएंगे, हमें एक दूसरे के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए बर्डन ही है, बस एक दूसरे को सह रहे हैं। और ये कह के दोनों अलग हो गए थे। और उस दिन जो विंग था वो लैन वांगजी को ले जाके उसके घर के बाहर छोड़ के आया था। और फिर दूसरे दिन उसका पूरा सामान, जो उसके बुक्स थी, उसके कपड़े, मतलब A to Z सामान उसके घर पे पहुंचा दिया था। और ये देखने के बाद वांगजी बहुत रोया था। और उसी दिन से वांगजी पूरी दुनिया से कनेक्शन ही अपना काट दिया था। वो बस अपने रूम में रहता था, बुक्स पढ़ता था और बस पढ़ा रहता था। और अब 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से वो अपने हस्बैंड से नहीं मिला है। 2 साल बाद आज उसने अपने हस्बैंड को देखा, वो भी एक लड़की के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। और वांगजी अभी भी बैठ के वहीं पर रो रहा था और उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसकी लाइफ में क्या था, बस वो चाहता था कि उसे एक अच्छा सा पार्टनर मिले। और अंकल ने उसके लिए एक पार्टनर चूज़ किया, तो वो भी ऐसा निकला जो किसी और से प्यार करता था। और उसे अपनी लाइफ से ऐसे धक्के मार के बाहर निकाला कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये सोच के वांगजी बैठ के रो रहा था। और इधर हमें लान शिचान को दिखाता है। लान शिचान उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए थे और वांगजी को रोता हुआ देखते हैं। और तुरंत वो जाते हैं वांगजी के पास और कहते हैं, वांगजी तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। तब वांगजी उन्हें पकड़ के और भी ज़्यादा रोने लगा था और कह रहा था गग्गा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया था, मैंने तो बस प्यार चाहा था ना कि मुझे भी कोई प्यार करे, मैं किसी से प्यार करना चाहता था। और आप लोग के कहने पर मैंने शादी की, पर मुझे वहाँ पे खुशियाँ नहीं मिली, मेरे साथ चीट हुआ गग्गा, चीट हुआ था। और ये कह के वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब जो शिजान थे वो कहते हैं, वांगजी तुमने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया, और ना मुझे विंग से कुछ पता चला, मैंने विंग को कॉल किया पर विंग ने मेरा कॉल उठाया नहीं, और जब उठाया तब उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। बट आज मैं तुमसे पूछता हूँ आखिर में तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तब जो वांगजी था वो सब कुछ बता देता है कि आखिर में विंग को उसने बार में ऐसे किस करते हुए देखा था, और शादी की ही रात को उनके बीच में क्या क्या हुए थे अग्रीमेंट। ये सुन के शिजान कहते हैं, वांगजी तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम ये सब कैसे सहते रहे, तुम्हारा हस्बैंड जो किसी और को किस कर रहा था ये सब तुम कैसे सह रहे थे वांगजी। तो वांगजी कहता है, गगा
टाइम सब कुछ सहना सिखा देता है। आप कितने ज़्यादा ही पैम्पर चाइल्ड हो, पर जब ऊपर कुछ पड़ती है मुसीबत ना, तो अपने आप ही उससे लड़ने के लिए हमें ताकत मिल जाती है, अपने आप अंदर से हौसले आ जाते हैं। पर जब नहीं सह पाते हैं तो यही सब होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट। तब जो शिचान थे वो अपने भाई को और भी कस के गले लगाते हैं और कहते हैं वांग जी, मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, और मैं जाके उन लोगों से खुद बात करूँगा, और मैं अब तुम्हारा डिवोर्स करा दूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हारा ऐसे मैं तुम्हें नहीं देख सकता इतने दुख में, और मैं फिर से तुम्हारी शादी कराऊंगा कि और से जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगा, तुम्हें खुश रखेगा। तब वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो सीधा शिचान को गले लगा लेता और कहता है कक्का ऐसा मत बोलो, मुझे उम्मीद नहीं चाहिए, मुझे बस अब आपके साथ रहना हर हालत में, मैं बस आपके ही साथ रहना चाहता हूँ। और ये कह के वांग जी कुछ टाइम तक वहाँ रोता है। तब शिचान कहते हैं चलो तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ मेरे भाई। और ये कह के वो तुरंत उठाते हैं वांग जी को, और वांग जी को उठाने के बाद वो अपने साथ लेके जाते हैं एक स्टॉल पर, और वहाँ पर जाने के बाद दोनों बैठ के साथ में खाने लगते हैं स्टॉल का खाना। और वांग जी कहते हैं कक्का ये कितना स्पाइसी है। तब शिचान कहते हैं हाँ है स्पाइसी, तुम कभी स्टॉल का खाते ही नहीं हो, और जब खाते हो अगर बाहर तो रूखा सूखा खाते हो, तो इसलिए तुम्हें पता है नहीं, तो इसलिए ये खा के देखो, ये बहुत टेस्टी है, ये मैंने टेस्ट किया था एक बार, मुझे तो बहुत पसंद आया था, मुझे भी तीखा लगता था, स्पाइसी लगता था स्टार्टिंग में, पर अब मुझे अच्छा लगता है, मैं तो खा लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, खा के देखो वांग जी, खा के देखो। और ये कह के वो वांग जी को खिलाते हैं, और वो लोग बाहर कुछ टाइम तक मस्ती करते हैं और फिर घर आते हैं। और वांग जी अब अपने रूम में आता है, और रूम में आने के बाद वो एक कोने में बैठ के रोने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। बीइंग एक लड़की के साथ था, यही सब सोच के वांग जी को बहुत रोना आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे, वो तो अब कुछ सपने लेके बैठा था। उसने सोचा था कि कुछ टाइम के बाद जब विंग का गुस्सा शांत होगा तब विंग आएगा उसे मनाने के लिए, उसे अपने साथ लेके जाने के लिए। पर अब 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में विंग एक बार भी नहीं आया, विंग नहीं आया वांग जी को मनाने के लिए। ये देख के वांग जी और भी ज़्यादा फूट के रो रहा था कि हाँ उसी के साथ ये सब होता है, सब लोग उसी को ही छोड़ के चले जाते हैं। पहले उसके मॉम डैड चले गए, फिर उसके अंकल चले गए, और अब जो विंग था जिससे वांग जी को पहली नज़र में प्यार हुआ था वो चला गया, और अब बस उसके पास शिचान गाय है जिनको वो अपने पास से कभी नहीं जाने देगा, कभी भी नहीं। और वांग जी सोच रहा था कि अब वो अपने आप को लॉक करके अंदर नहीं रखेगा, वो शिचान के साथ अपना जो भी है कंपनी उसको संभालेगा, वो शिचान को अकेला नहीं छोड़ेगा चाहे जो हो जाए। अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदल सकता, बट अब वो अपने गग्गा का साथ देगा। और हमें डायरेक्ट अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब शिचान तैयार होकर आए थे ऑफिस के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए, तब वो देखते हैं कि वांग जी भी तैयार होकर आए। और ये देख के शिचान हैरान थे, वांग जी तुम क्यों तैयार हो गया, वो पूछते हैं। तब वांग जी कहता है कक्का मैं भी आपके साथ जाने वाला हूँ ऑफिस। तब शिचान कहते हैं तुम बट वांग जी तुम तो नहीं गए हो ना, तुम कहाँ जाते हो। तब वांग जी कहते हैं नहीं कक्का अब से ये सारी चीज़ें बंद, अब मैं ये बुक्स पढ़ना और ये सब नहीं करूँगी, ये सब मैं अब अपनी हॉबी के तौर पर फ्री टाइम में करूँगा, बस मैं अब आपके साथ बिजनेस करूँगा, मुझे आपके साथ बिजनेस संभालना है, और हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। और ये कह के वो स्माइल करता है, और ये देख के शिचान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, और हम दोनों साथ में मिलके सारी मुसीबतों का हल निकालेंगे। और ये कह के वो वांग जी को हक करते हैं, और हक करने के बाद वो बहुत खुश होते हैं कि उनका भाई अब धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन में वापस आ जाए। एक उम्मीद तो मिल ही गई है शिचान को कि उनका भाई वापस आ सकता है अपनी डेली रूटीन में, इस वजह से वो खुश थे। फिर दोनों जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं, और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के दोनों बातें करते हुए बिजनेस के बारे में और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और शिचान उसे नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, अभी न्यू थे, स्टार्ट हो रहे थे कंपनी में, उन सब की डिटेल्स उसे बताने लगते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। और वांग जी ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था कि हाँ उसके गग्गा जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, उन्हें ध्यान देना होगा, उसको सही से करना होगा, उन्हें कोई गलती नहीं करनी होगी, ये सब वांग जी को ध्यान देना होगा, नहीं तो उनके लिए ही दिक्कत हो जाएगी। ये सब वांग जी ये सब मतलब सोच रहा था, और वो अब सोच रहा था कि वो पूरी मेहनत करेगा, अपनी जी जान लगा के हर तरह से वो मेहनत करेगा चाहे जो हो जाए। अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट ऑफिस का सीन। हमें दिखाते हैं ऑफिस में लैन वांग जी और जो लैन शिचान थे वो दोनों आ चुके थे, और सब लोग उन्हें देख रहे थे, और सब लोग हैरान भी हो रहे थे क्योंकि जो पुराने स्टाफ थे वो लैन वांग जी को 2 सालों के बाद देख रहे थे। और ये देख के वो थोड़ा शॉक भी थे और थोड़ा खुश भी थे कि उनके जो पुराने बॉस थे वो वापस आ गए हैं। और फिर वांग जी जाता है अपने केबिन में, पर वो शिचान से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है ब्रदर जो भी काम हो आप फाइल भेज देना, मैं देख लूँगा। तब शिचान कहता है ठीक है वांग जी मैं भेज देता हूँ, और ये कह के वो अपने केबिन में चले जाते हैं, और वांग जी अपने केबिन में चला जाता है। और इधर
शिचान भेजते हैं कुछ फाइल्स वांग जी के पास और वांग जी उन सारी फाइल्स को कंप्लीट करने लगता है, देखने लगता है। और तभी कुछ टाइम के बाद शिचान आते हैं वांग जी के पास और वांग जी से कहते हैं वांग जी मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ गंगा बोलिए क्या बात करनी है। तब शिचान कहते हैं वांग जी हमारे पास एक इनविटेशन आया है पार्टी का, तो हमें जाना होगा और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। तब वांग जी कहते पर गंगा मैं। तब शिचान कहते वांग जी तुमने कहा था ना कि तुम अब घर में बंद होके नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारा माहौल चेंज होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तब वांग जी कहता है ठीक है गंगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ और कब जाना है मुझे बता दीजिए। तब शिचान कहते हैं वांग जी हम 4 बजे जाएंगे यहाँ से घर, फिर तैयार होकर 6 बजे तक निकलेंगे क्योंकि पार्टी 7 बजे से स्टार्ट होगी। तब वांग जी कहता है ठीक है मैं चलूँगा और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। अब डायरेक्ट हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को वो लोग आते हैं घर पे और घर पे आने के बाद तैयार होते हैं। वैसे भी उनके घर में कोई है भी नहीं, बस शिचान है और वांग जी है और जो मेड्स हैं और बटलर हैं बस वही लोग हैं। और टाइम के बाद वांग जी तैयार होके आता है और वो लान शिचान का वेट करने लगता है और लान शिचान भी बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं। तब वांग जी कहता है गगा चले। तब शिचान कहता है हाँ चलो और ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ टाइम में उस पार्टी हॉल के सामने जहाँ पे पार्टी होने वाली थी वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग अपने कार से उतरते हैं और मीडिया वाले दूर से ही फ़ोटोज़ ले रहे थे जितने भी गेस्ट आ रहे थे उन लोगों के। और अंदर जाने को मीडिया को नहीं मिला था, बस बाहर से वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे कि आखिर में ये पार्टी कौन कौन अटेंड करने आ रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। ये साल भर में एक बार पार्टी होती थी जिसमें सारे बिजनेसमैन आते थे इस वजह से। तब वहाँ पे वांग जी चला जाता है अंदर अपने ब्रदर के साथ और अंदर जाने के बाद वो इधर उधर सीट देखने लगता है। तभी एक किनारे वो एक कोने में एक सीट देखता है और वांग जी कहता है हाँ वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी जगह रहेगी। और ये कहते हुए वो उस तरफ चला जाता है और चुपचाप बैठ के अब अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा था, कुछ नॉवेल्स पढ़ने लगा था। उसे हमेशा बुक सीरीज पढ़ना बहुत पसंद है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसे जो हम नॉर्मल दोस्त बनाएंगे ये लोग धोखा दे देंगे, पर जो बुक्स हैं वो हमारे ऐसे दोस्त बनेंगे कि वो हमें कभी धोखा नहीं दे देंगे। और वांग जी बुक्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता था, इसलिए वो दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। उसे बस बुक्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इस वजह से वो एक किनारे बैठ के वो अपनी जो भी नॉवेल्स था उन्हें पढ़ने लगा था। और तभी वहाँ पे कुछ लोग और आते हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है। तब वांग जी उस तरफ दिखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो चुपचाप पढ़ रहा था। और हमें दिखाते हैं तभी उसके सामने एक इंसान आके खड़ा हो जाता है जिसको वांग जी जिसका पैर देखता है। और उसका पैर देखने के बाद वो ऊपर देखता है और जब ऊपर देखता है तो वो तो पूरा शॉक हो जाता है, एकदम शॉक। और उसके सामने खड़ा था विंग। विंग उसे देख रहा था चुपचाप, एक टक बस देखे जा रहा था। तब वांग जी उसे देखता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो इग्नोर करके पढ़ने लगता है। तभी जो विंग था उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मैमा थी और मैमा आती है और कहती है विंग तुम यहाँ क्या खड़े हो, तुम चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलाती हूँ। तुम यहाँ पे आके क्या खड़े होके कर रहे थे, मैं तब से चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्तों से मिलो, पर तुम तो कभी खाली नहीं रहते, पर आज अच्छी बात है कि तुम भी आए हो और मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं, तो इसी बहाने तुम मिल भी लोगे। और ये कह के विंग का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। और वांग जी पहले तो अपनी मोबाइल देख रहा था, पर जब उस लड़की की आवाज़ सुना तब उसका पूरा का पूरा ध्यान उसी तरफ चला गया था। और फिर उसके बाद जब वो लड़की वो मैमा उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगी थी, तब विंग का हाथ बस वांग जी देख रहा था कि इस लड़की ने कैसे उसका हाथ पकड़ा। और वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों उसके साथ ऐसा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता इन सब में, वो कुछ नहीं कर सकता। और ये सोच के वो बस बैठा रहता और अब अपना जो नॉवल था पढ़ रहा था मोबाइल में वो भी पढ़ना बंद कर देता है और बस चुपचाप अब अपनी आंखें बंद करके और अपने सर को पीछे की तरफ करके रिलैक्स करने लगता है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो अगर जानता कि यहाँ पे विंग आने वाला तो वो आता ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं आता। और तभी वो अपनी आंखें खोल के अपने ब्रदर को दिखता है जो वहाँ पे कुछ जो और भी बिजनेसमैन से उनसे बातें कर रहा था। और फिर दूसरी तरफ उसकी नज़र जाती है जहाँ पे विंग जो मैमा थी उसके फ्रेंड से बातें कर रहा था। और ये देख के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि वांग जी की जो लाइफ है वो कैसी है। वो सोच नहीं सकता है कि उसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो गई, उसने तो सोची ही नहीं थी कि उसकी लाइफ हमेशा ऐसे ही रहेगी। और उसकी जो स्माइल थी उसमें बहुत ज़्यादा दुख था। अगर कोई भी देखता वांग जी की स्माइल तो वो समझ जाता कि वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी है। और वैसे भी वांग जी के यहाँ कोई फ्रेंड्स भी नहीं कि वांग जी को आके कोई सांत्वना दे या फिर कोई बात ही करे, क्योंकि वांग जी चाइना में रहा नहीं है तो इसलिए इसके यहाँ पे कोई दोस्त नहीं। और वांग जी दोस्त बनाने में इतना अच्छा भी नहीं है कि वो सबसे बातें कर ले, सबको दोस्त बना ले, तो ऐसा नहीं कर सकता वांग जी।
वो अनकंफर्टेबल रहता है इस वजह से। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग बार बार वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी को नहीं पता चल रहा था कि विंग उसे देख रहा है, पर हाँ विंग उसे देख रहा था बार बार। और इधर वांगजी अब खड़ा होता है क्योंकि उससे ये सब नहीं देखा जाता, और वो जाता है शिचान के पास और शिचान को साइड में लाता और कहता है गग्गा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और फिर हम घर चलेंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं गग्गा, बस मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा जाता है वॉशरूम में। और वहाँ जाने के बाद वो अपने फेस को वॉश करता है और वो सोचता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो ये सब नहीं चाहता था, उसने सोचा था उसकी शादी जिससे हुई वो उसे खुश रखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं। और वांगजी को लग रहा था जिससे वो प्यार करता है, विंग जिससे प्यार करता है वो मैमा है, तो इसलिए विंग के लाइफ में अब वांगजी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। ये वांगजी के दिमाग में आ चुका है। और जैसे ही वांगजी अपने आंसू को साफ करके और अपने फेस को वॉश करके साफ करते हुए निकल रहा था, वैसे ही उसके सामने विंग आ जाता है। और विंग को वांगजी देखता है तो उसे इग्नोर करके जाने लगता है, पर तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांगजी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, रुको। तब वांगजी कहता है तुम्हें क्या बात करनी है। तब विंग कहता है वांगजी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। तब वांगजी कहता है बोलो तुम्हें क्या कहना है, और वैसे भी हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तब विंग कहता है क्या सच में हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तब वांगजी कहता है वैसे भी हमारे बीच में क्या था ही जो रहता, और मैं इन सब चीज़ों में अब नहीं पढ़ने वाला हूँ, बताओ तुम्हें क्या कहना है, जो तुम कहोगे मैं सुन लूँगा, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। तब विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ लेके जाने लगता है कहीं। तब वांगजी कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे ऐसे कैसे पकड़ सकते हो विंग, मेरा हाथ छोड़ो। पर विंग उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसको पकड़ के लेके जाता है टेरेस पर। और टेरेस पर लेके जाने के बाद वो कहता है वांगजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब वांगजी कहता है विंग वैसे भी हमारे बीच में कुछ है नहीं, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब विंग कहता है वांगजी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग देखो मैं तुमसे अब कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे बस यहाँ से जाना है और मैं ये सब नहीं करना चाहता। और ये कह के वांगजी वहाँ से जाने लगता है, पर विंग उसे पकड़ता है और एकदम टाइट तरीके से उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है और उसकी लिप्स पर बाइट भी कर लेता है। जब वांगजी उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पहले तो वांगजी शॉक हो गया था कि आखिर में ये क्या हो गया, पर जब उसने देखा कि अरे विंग उसे किस कर रहा है, तब वो उसे धक्का देने लगा। पर जो विंग था वो एक अल्फा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसके सामने वांगजी कुछ नहीं कर पाया था। और जब विंग देखता है कि वांगजी उसे अपने आप से दूर कर रहा है, तब जल्दी से विंग उसके लिप्स पर बाइट कर देता है। और तब वांगजी एक बहुत ज़ोर से पुश करता है विंग को। तब कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है वांगजी तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी बात सुनो। तब वांगजी कहता है नहीं मैं अब तुमसे कुछ बात नहीं करूँगा और मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब विंग कहता है वांगजी मेरी बात तो सुनो। तब वांगजी कहता है देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को बुरा लग गया तो। और तभी दिखाते हैं दूसरी तरफ से मैम ना दौड़ते हुए आती है और वो कहती है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये देखता है वांगजी और वो एक स्मग करता है और कहता है देखा विंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मेरे पीछे मत करना। और ये कह के वहाँ से वांगजी चला जाता है और विंग उसे रोकता रह जाता है, पर जो वांगजी था वो चला जाता है। और जब विंग उसके पीछे जाने लगता है तब मैम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है मैम बस करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब जो मैम थी वो कहती है विंग तुम ये क्या कह रहे हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ ये सच है, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ और जो भी हमारे बीच में कॉलेज में था वो बस एक अट्रैक्शन था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बस तुमसे अट्रैक्ट था। पर जब वांगजी मेरी लाइफ में आया तब मैं वांगजी से प्यार करने लगा और वांगजी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तुम प्लीज़ अब ये सब करना बंद करो। तब मैम कहती है पर वाह विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कॉलेज टाइम से ही। तब विंग हंसते हुए कहता है मैम अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम मुझे छोड़ के नहीं गई होती और तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए तुमने दूसरे अल्फा के लिए मुझे छोड़ दिया। तब मैम कहती है वो तो मेरी गलती थी। तब विंग कहता है मैम तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, तुम बस पैसों के लिए उसके पास गई थी और तुम वापस आई हो तो मेरे पास पैसों के लिए ही आई हो, तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें नहीं प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह था, लाइक अ फ्रेंड, बस और कुछ नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और तुम्हें तो पता ही मैं वांगजी को कितना याद करता था, 2 सालों से मैं वांगजी से दूर हूँ और अब मैं वांगजी से दूर नहीं रह सकता हूँ। हाँ पहले वांगजी मुझे पसंद नहीं था पर धीरे धीरे जब हम दोनों साथ रहने लगे मैंने उसको जानना
स्टार्ट किया तब मुझे विंग से प्यार हो गया और मैं विंग से बहुत प्यार करने लगा, बहुत ज़्यादा ही। मैं वांग जी के बिना अब नहीं रह सकता हूँ। तब जो मैम थी वो विंग का हाथ पकड़ती और कहती है, विंग क्या सच में तुम वांग जी से प्यार करते हो? और मैम रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब जो विंग था वो कहता, हाँ मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उतना प्यार मैं किसी से भी नहीं कर सकता हूँ। तब मैम शाय करती और कहती है, विंग मुझे तुम्हारे सामने कुछ कन्फेस करना है, क्या तुम मेरी बातें सुनोगे? तब विंग कहता है, हाँ बोलो। तब जो मैम थी वो उसे बताती है कि जो लेटर्स विंग को मिले थे वो सब झूठ था, वो सब मैम ने किया था। तब विंग उसे देखने लगता है, कहता क्या ये तुमने क्या किया था? तब मैम बताती, हाँ उसने सब कुछ आने से पहले पता करवा लिया था और उसे पता चला था कि विंग और वांग जी की शादी हुई है। तब उसने उसे जब पता चला कि विंग अब अकेला है और वांग जी उससे झगड़ा करके अपने घर चला गया है और तुमने उसका सारा सामान भेज दिया, तब मैंने वो लेटर लिखा था और मैं खुद आने से पहले मैंने वो लेटर तुम्हारे पास भिजवा दिया था वांग जी के नाम से, जिससे तुम उसके पास कभी मिलने के लिए ना जाओ और तुम उससे दूर रहो। और तुमने भी वही किया जो जो उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम उससे कभी मत मिलो, तुम उसके पास कभी मत जाओ, वही तुमने किया। और विंग ये सब सुन के रोने लगता है और कहता है, मैम तुमने क्या किया? मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। मैंने तो सोचा था कि विंग मुझसे वांग जी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो बस कुछ टाइम के लिए मुझसे नाराज़ है, गुस्सा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लेटर लिख के भेजा। वो शांत होगा तो चला आएगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुमने ये सब किया, तुमने ये सब किया मैम, तुमने ये क्यों किया? तब मैम कहती है, विंग मुझे माफ़ कर दो, पर आज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम बस वांग जी से प्यार करते हो। आज मुझे पता चल गया, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम कहोगे तो मैं खुद जाकर वांग जी से माफ़ी मांगूंगी। तब जो विंग था वो कहता, नहीं तुम्हें अब कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वांग जी को खुद मना लूँगा और मैं वांग जी को फिर से अपनी लाइफ में लाऊंगा। मुझे पता चल गया कि वांग जी की अहमियत मेरे लाइफ में क्या है। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता और इधर वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अब घर पे आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा सैड था और वो अपने रूम में जाता और वो अब रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, उसकी लाइफ में ये सब क्या चल रहा है। इतना सारे मेस उसकी लाइफ में फैल चुके हैं कि उसका तो एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया है कि वो क्या करे। बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आती ही जा रही हैं। वो खुद नहीं सोच पा रहा है कि वो अपनी लाइफ की इतने सारे प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर निकले। बस अब है तो उसको अपने पास हिम्मत रखनी होगी कि उसे हर चीज़ से अब सामना ही करना होगा। ये सोच के भी वांग जी रोते रोते सो जाता है। और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाता है। मॉर्निंग में वांग जी तैयार होता है और वहाँ से चला जाता है ऑफिस में और ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी बाहर से बहुत ज़्यादा शोर शराबे आने लगते हैं। ये सुन के वांग जी सोचता है कि शोर क्यों आ रहा है, और जब बाहर जाता है तो देखता है शिचैन और विंग लड़ रहे थे। और विंग बार बार कह रहा था शिचैन का, मुझे वांग जी से मिलने दो, मुझे वांग जी से बात करनी है। पर जो शिचैन थे वो मना कर रहे थे और कहते, नहीं मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगा, तुम्हें 2 साल तक वांग जी की याद नहीं आई और अब क्यों आए तुम वांग जी के पास, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। अब 2 साल हो चुके हैं। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं शिचैन का ऐसा नहीं हो सकता, मैं वांग जी से बात करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ बात करने दो, हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने दो। और ये कह के वो उनके सामने बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आइज से देख रहा था और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, पर शिचैन नहीं मान रहे थे। तभी वहाँ पे वांग जी आता और वांग जी देखता और कहता है, गगा यहाँ क्या हो रहा है। तब जो शिचांत थे वो बताते हैं कि आखिर में विंग आया है यहाँ पे और क्या कह रहा है। तब वांग जी शाय करता है और कहता है, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं आपसे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, पर वांग जी मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब जो विंग था वो घुटनों के बल बैठ के सब कुछ कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांग जी। और वो पूरी बात बताने लगता है। और वांग जी जब ये सब सुनता है तो वो शॉक हो गया था, पर वो रुक जाता और कहता है, देखिए आपको मुझसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपकी एक ओमेगा है तो आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए, समझे। तब विंग और ज़्यादा रोने लगता और कहता है, प्लीज़ वांग जी मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कहना है प्लीज़ वांग जी। पर वांग जी उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था और वो कहता है, नहीं मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। और ये कह के अंदर चला जाता है और वो बैठ के सोचने लगता, क्या ये सब हुआ था। मतलब जो विंग था वो सब कुछ बता दिया था कि आखिर में उससे मैम ने क्या कहा, और मैम उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बस उन लोग का कॉलेज का अट्रैक्शन था। और विंग को लगता था कि वो प्यार करता है, पर वो मैम को रिजेक्ट करके वांग जी के पास आया है। ये सब वांग जी को समझा रहा था, पर वांग जी कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं था और वो सब कुछ मना कर रहा था और कहता, नहीं ऐसा नहीं है, तो मैम से ही प्यार करता है। तब वांग जी कहता है, विंग कहता है, अगर वांग जी मैं मैम से प्यार करता तो 2 साल में अभी तक हमारा डिवोर्स हो गया होता, समझे। ये भी कहा था। तब शिचैन ने उन दोनों को अलग कर दिया था और विंग बाहर चला गया था ऑफिस के, और वांग जी चला गया था अपने केबिन में। और अब छुट्टी के टाइम जब
वांगजी जा रहा था अपने घर, तब विंग उसके सामने आता और कहता है वांगजी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ वांगजी मेरी बातों को समझो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, बस ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ वांगजी मेरी बात को समझो। पर वांगजी उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से वो जाने लगता है। तब विंग रोते हुए कहता है वांगजी, तब वांगजी पीछे मुड़ता और पहली बार वो विंग को रोते हुए देखता, पर वो अब विंग के पास नहीं जाना चाहता, उसने बहुत दुख सहा है तो वो विंग के पास नहीं जाएगा। और वैसे भी वांगजी ने हमेशा विंग से यही उम्मीद की कि विंग उसे प्यार करेगा, पर विंग ने उसे कभी भी प्यार नहीं दिया, कभी भी एक हस्बैंड होने का दर्जा नहीं दिया, इसलिए वांगजी उसके पास नहीं जाएगा चाहे जो हो जाए। और वहाँ से वांगजी अपने गग्गा के साथ निकल जाता है अपने घर के लिए। और कुछ टाइम में वो घर पे पहुँचता और बहुत ज़्यादा सैड था। तब शिचैन उसे देखते हैं और उसे अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं वांगजी तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और अगर तुम विंग को एक्सेप्ट भी करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम रिजेक्ट करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये कह के वो उसे भरोसा दिलाते हैं। तब वांगजी कहता है ठीक है गगा, पर मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। तब जो शिचैन थे वो मान जाते हैं और वांगजी चला जाता है अपने रूम में। और तभी वांगजी पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये देखने के बाद वो उस कॉल को उठाता है और उधर से एक इंसान कुछ कहता है। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, और ये कह के वांगजी फटाफट तैयार होता है और अपने घर से निकल जाता है उस इंसान से मिलने के लिए। और जब जाता है रेस्टोरेंट में तब वहाँ पे मैमा थी और मैमा ने बुलाया था और मैमा उनसे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उसके और विंग के बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और विंग और वांगजी उसे माफ़ कर दें, बस वो माफ़ी ही मांगना चाहती। और कुछ टाइम में वहाँ पे विंग भी पहुँच गया था क्योंकि मैमा ने विंग को भी बुलाया था, और उन दोनों के सामने वो घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब गलतियाँ कर दी बस अपने स्टूपिड प्यार के लिए, और मुझे पता है कि मुझे कोई और मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हो उतना प्यार मैं विंग से नहीं करती, और वैसे भी विंग मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं उसकी लाइफ में नहीं रह सकती, बस ये सब मैंने एक गलती में कर दिया, बस एक गलती में मेरी नादानी समझ के मुझे माफ़ कर देना वांगजी। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता और मैम वहाँ से पे रोते हुए चली जाती है। उसका भी दिल टूटा था, हाँ वो विंग से प्यार करती थी, पर वो बाद में जब वो कॉलेज से निकली तब वो पैसों की लालच में आके दूसरे अल्फ़ा के साथ चली गई थी। पर आज उसे रियलाइज़ हुआ वो विंग से प्यार करती थी, पर जो उसने गलतियाँ की थी वो बहुत बड़ी थी, और वैसे भी विंग के लाइफ में अब कोई और आ चुका है तो वो विंग के लाइफ में अब पहले की तरह अपनी जगह नहीं बना सकती, ये उसको पता चल गया था। और इधर जो वांगजी था वो कहता है देखो जो भी हुआ वो ख़त्म हुआ और मुझे जाने दो। तब विंग फिर से उसे पकड़ लेता है और बैग से हक करके रोने लगता और कहता है विंग कहता है वांगजी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ वांगजी, तुम मुझे कितने दिनों तक माफ़ नहीं करोगे, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, और मुझसे गलती हो गई, मुझे उस लेटर पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें लेने के लिए आना चाहिए था। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांग रहा था। और ये सुन के वांगजी उसे देखता है और उससे ऐसे विंग की हालत देखी नहीं जा रही थी, हाँ उसे बुरा लग रहा था। और वैसे भी विंग ने उसे शादी के बाद कोई टॉर्चर तो किया नहीं था, कभी किसी चीज़ के लिए मना करता था, हमेशा वांगजी को हर चीज़ की आज़ादी थी, यहाँ तक उसकी फैमिली भी वांगजी को कुछ नहीं बोलती थी, सब लोग बहुत अच्छे से रखते थे, बस वांगजी को कभी भी हस्बैंड होने का दर्जा नहीं मिला और विंग से कभी प्यार नहीं मिल पाया जैसा वो प्यार और केयर डिज़र्व करता था। पर अब विंग उसके पास खुद आ रहा है और उससे कह रहा है, तब वांगजी इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। वांगजी सोचता है क्या वो करे, क्या करे, उसके पास तो कोई है भी नहीं कि वो एडवाइस ले। तब वो वहाँ से कहता है कि विंग मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ और मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, और ये कह के वहाँ से निकल जाता है। और वो सीधा कॉल करता है मैडम यू को, और मैडम यू को मिलने के लिए बुलाता है। और इतनी सालों के बाद वांगजी की आवाज़ सुन के मैडम यू खुश हो गई थी और वो तुरंत वांगजी से मिलने के लिए आ जाती हैं, जहाँ पे वांगजी एक पार्क में बुलाया था उन्हीं के घर के पास में। तब मैडम यू से वो एडवाइस लेने लगता और मैडम यू खुश हो गई थी कि वांगजी उनके पास आया एडवाइस लेने के लिए। और मैडम यू बताती बेटा हमने इसलिए नहीं कॉल किया क्योंकि तुम्हारा लेटर हमें मिला था और हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हें डिस्टर्ब करें, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, पर बेटा हमें माफ़ कर दो, जो भी तुम्हें तकलीफ़ हुई, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मदद। तब जो मैडम थी वो कहती है मैं तो बस यही कहूँगी कि तुम मेरे बेटे को चांस दो, वैसे भी विंग मेरा बेटा है तो मुझे उसकी साइड लेनी चाहिए, पर अगर तुम मुझसे अपनी मॉम होने की वजह से कह रहे हो तो मैं चाहती हूँ तुम बस अपनी खुशियों को सर्च करो, जहाँ पे तुम्हारी खुशियाँ हो वहीं जाओ। अगर तुम्हारी खुशियाँ विंग के पास है तो उसको तुम यस कर दो, और अगर तुम्हें विंग से दूर रहने में खुशी मिलती है तो तुम उसको मना कर दो। ये मेरी तुम्हारी मदर होने पर एडवाइस है, पर अगर मैं विंग की तरफ से सोचूं तो मैं चाहती हूँ विंग को हर खुशी मिले। अगर विंग तुम्हारे साथ रह के खुश है तो मैं चाहूँगी तुम विंग की लाइफ में वापस आ जाओ, और कुछ नहीं कहूँगी। तब वांगजी कहता है ठीक है मदर, मैं समझ गया आपकी बात, और ये कह के वहाँ से
मैडम यूँ चली जाती और वांग जी अपने घर आता और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जी तैयार होता है और तैयार होने के बाद वो अपने बैग्स को पैक करके नीचे आता है। तब शिजन देखते हैं और कहते हैं ये क्या है। तब वांग जी अपना डिसीजन बताता है, वो अब विंग के साथ ही रहेगा, उसे विंग के साथ ही रहना है। और वैसे भी वो विंग से प्यार करता है। इतने सालों में वो विंग को भूल नहीं पाया और जब उसने मैमा के साथ देखा था विंग को तो उसे बहुत तकलीफ हुई थी और अब वो विंग को किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। इस वजह से वो अब विंग के साथ रहेगा बी मैंशन में। ये कहता है तो शिजान खुश हो गया था और कहते हैं वांग जी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तैयार हूँ, तुम जो भी डिसीजन लो मैं सब चीज़ में तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। और शिजान वांग जी को खुद लेके जाते हैं बी मैंशन में छोड़ने के लिए। और तब वहाँ पर सब लोग बैठ के अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर रहे थे और सब लोग जैसे मतलब सुबह हुई थी लेकिन चहल पहल नहीं था, सब लोग बहुत ज़्यादा शांत थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। और इस बी मैंशन में सैड होने का माहौल ही चल रहा था। और जब डोर पे नॉक होता है तब वहाँ पर एक मेड जाती खोलती और मेड देख के खुश हो गई थी क्योंकि वो वांग जी को पहचानती थी, ये विंग का हस्बैंड है। और वो जल्दी से सबके पास जाती है और सबको कहती है मैडम वो मैडम। तब मैडम ये कहती है क्या, तो वो उंगली उस तरफ करती है कि देखिए उस तरफ, और वो जहाँ पे फिंगर पॉइंट करती है उस तरफ। जब मैडम यू जियान चैन और ये विंग और फेमियान दिखते हैं वो लोग देख के शौक और खुश कि वांग जी आया है इतने सालों के बाद, 2 साल के बाद वांग जी आया। और ये देख के वो लोग तुरंत जाते वांग जी के पास और वांग जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं वांग जी हमने सोचा नहीं था तुम आ जाओगे वांग जी। तब वांग जी कहता है हाँ अंकल, हाँ आंटी मैं आ गया। और ये कह के वो स्माइल करता और सब लोग उसे देख के बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही खुश। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी वापस आ गया। और वो लोग उसके फोरहेड पे मतलब मैडम ये उसके फोरहेड पे किस करती है और विंग उसे पकड़ के तुरंत हक कर लेता और कहता है थैंक यू वांग जी वापस आने के लिए, थैंक यू। और ये कह के वो उसे गले लगा लेता है। और अब दिखाते हैं कि पूरी फैमिली खुश थी। और हमें डायरेक्ट अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन। आज विंग बहुत ज़्यादा नर्वस है और वांग जी एकदम ब्राइड की तरह तैयार होकर आया था। आज इनकी फिर से शादी हो रही है और ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा खुश है और विंग भी। और उनकी शादी बहुत अच्छे से कंप्लीट भी होती है। और कंप्लीट होने के बाद पूरी फैमिली फ़ोटो भी लेती है और विंग प्रॉमिस करता है वांग जी से, वांग जी आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, और मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और इस बार मैं तुम्हें हस्बैंड होने का सारा हक दूँगा। और इस बार हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, हम लोग के बीच में बस प्योर लव रहेगा, बस लव। और ये कह के वो वांग जी को किस करता है और वांग जी भी उसे किस बैक करता है। और ये देख के पूरी फैमिली हुडिंग करने लगती है और स्माइल करने लगती है और उन्हें चीयर करने लगती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी। और लास्ट टाइम वहाँ पे मैम आती और मैम इन लोगों को दूर से देखती है और वो भी स्माइल कर रही थी। और वो देख के विंग को इतना खुश देख के वो खुश हो जाती है क्योंकि वो भी विंग से थोड़ा बहुत तो प्यार करती ही थी ना। और फिर वो वहाँ से चली जाती और इधर विंग और वांग जी एक साथ हो जाते हैं। और इधर वांग जी कहता है मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में कभी ये सब खुशियाँ आएंगी। मैंने तो सोचा था कि मेरी लाइफ से सारी खुशियाँ चली गई हैं और मुझे अब पूरी लाइफ अकेला ही रहना पड़ेगा, बस अकेला, बस अपनी किताबों के सहारे। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में, मेरी डेस्टिनी में बस विंग ही लिखा है और विंग मेरे पास हर हालत में वापस आएगा। और ये बात सही है, जो हमारा डेस्टिनी में रहता है इंसान वो हमारे पास किसी न किसी हालत में आ ही जाता है, चाहे जिस हालत में आए पर वो आता है। और ये कह के वो लोग मतलब एक दूसरे को हक करते हैं। और अब यहाँ पे हमारी ये एफएफ ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको ये एफएफ कैसी लगी, ठीक है? और जैसी भी लगी हो यार बताना ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और मैं सोच रही हूँ ऐसे ही थीम पर एक हिस्टोरिकल एफएफ लाने के लिए, तो आप लोग बताना मैं लाऊं कि ना लाऊं। और जो मैंने इससे पहले एक 1 शॉट अपलोड किया था माई लव, उसका क्या मैं एक और पार्ट लेके आऊँ जो 1 शॉट है? तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वो एफएफ मैंने लास्ट में यार बहुत जल्दबाजी में ख़त्म करी थी। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं मैरिज के पहले का भी और अच्छे से मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ कि ना करूँ। तो आज आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।